कोई सनातनी आए हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, हेलो। सनातनी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? तो आपका क्या क्या टॉपिक है ये? ब्रह्मा और सरस्वती के बारे में? हाँ जी, ब्रह्मा सरस्वती के बारे में ठीक आप है। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? आप तो ब्राह्मण मतलब हैं? आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ब्राह्मण नहीं हूँ। क्या हैं? हुँ। क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हाँ, क्या हाँ, हैं वर्ण क्षत्रिय व्यवस्था में? क्षत्रिय बोल सकते हो। तो हुँ, आपको क्या इसमें सही लग रहा है? ब्रह्मा सरस्वती क्या है? ठीक रिलेशन दोनों में क्या है? है, बिल्कुल। जो ब्रह्मा और सरस्वती अगर हम श्रीमद् भगवतम के अकॉर्डिंग भी देखें, तो उसमें ये है कि ब्रह्मा ने एक वाक नाम की पुत्र उत्पन्न जिस जिस चीज़ को उत्पन्न किया था, उसका नाम था वाक। ये श्रीमद् भगवतम में मिलेगा आपको, 12वाँ चैप्टर है शायद। तो उसने जो उस चीज़ से वो उत्पन्न हुई, उसे बोला गया सरस्वती या वाक बोला गया उसे, ठीक है? तो वो कौन मतलब से उसकी रिलेशन कौन में से चैप्टर में बताया आपने? ये 12वें में है शायद, 12वें स्कंद में। 12वें स्कंद में नहीं, तीसरे स्कंद के 12वें चैप्टर में है शायद। अच्छा, उसमें है, तीसरे इसके चैप्टर का स्कंद नाम के है। 12वाँ चैप्टर। हाँ, मैं हेडिंग बता रहा हूँ। उसकी है हाँ, बता दीजिए। कुमारों की सृष्टि, ऐसे कुछ नाम है। एग्जैक्ट में अभी अगर कहोगे तो बता दूंगा, वैसे इसमें है एक चैप्टर, मिलेगा आपको जरूर। हाँ, वो हम प्रसंग सहित चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक है। हाँ, देख लो, वरना चैप्टर अगर कहोगे तो मैं एक चैप्टर मिनट में ढूंढ के लाता हूँ। हाँ, आप एग्जैक्ट। ढूँढ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, हाँ, आप भी प्रसंग ढूंढो, बस चलो। एक ऑथेंटिक मुझे यही हाँ, रखना, तो बैक स्टेज मत करना, ठीक थर्ड है? एक हाँ, मिनट रुको मैं बस। यहीं पे रखा हूँ। तृतीय स्कंध ओके। मैंने ओपन कर लिया है और सृष्टि का विस्तार है इसमें 12वाँ चैप्टर। हाँ, एक बार देखना खोल के, इसमें होगा ब्रह्मा सरस्वती वाला 101 शायद। 161 पेज है। सृष्टि का विस्तार है इसमें। तो इसमें है ब्रह्मा सरस्वती का कुछ? हाँ, इसमें है, मैं ओपन कर देता हूँ। ये वाला लाए हो? चौथा नहीं, ये नहीं है अध्याय भाई। है। रुको, मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? अभी एक मिनट रुको। हाँ, ये भागवत पुराण ही मैंने ओपन किया है। तृतीय स्कंद का 12वाँ चैप्टर सृष्टि का विस्तार, ये मैंने ओपन कर लिया है। और इसमें तमाम कैसे ब्रह्मा से कौन-कौन पैदा हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। खोल लिया भाई? हाँ, हाँ, ये मैंने ओपन कर दिया। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ, मुझे ये अपने श्रीमद् भागवतम खोला है। हाँ, श्रीमद् भागवत मैंने ओपन किया है। गीता प्रेस गोरखपुर से है ये, श्रीमद् भागवत। 2 मिनट रुकना भाई, ये वो नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, रुक जाओ, मैंने देख लूँ। अच्छा मैं खोल रहा आप हूँ। देख लो, वैसे इसमें दिया हुआ है, सृष्टि का विस्तार इसमें आया हुआ है। इसमें इसमें वो नहीं है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, कि वाक नाम की अच्छा, पुत्री है। आप कोई बात नहीं, आप ओपन कर लीजिए, जो भी आपको लगता है वो ओपन कर लीजिए। ठीक है। आपको अगर ज़्यादा समय चाहिए तो आप बताइए, मैं कुछ मिनट बाद आपको जोड़ लूँगा। बस अगर बस सिर्फ 20 सेकंड दो, अगर मिलता तो फिर ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर में करता हूँ। चलो, हुँ। आप ऐसा करो, मैं यही रखूँ, मुझे मतलब बैक स्टेज कर दो। अच्छा, ये सनातनी को मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, सनातनी आप पे आ गया एविडेंस, हाँ जी, जो हाँ जी। दिखाना चाहते थे? हाँ, ये है हाँ, तीसरा अध्याय, तीसरा स्कंद है इसका, और 12वां हाँ अध्याय जी। खोल लो, तीसरे का 12वां। इसका है 28 नंबर का, इसका वो है वर्स जो बोलते हैं। हाँ, पढ़िए क्या उसमें लिखा है? हाँ, मेरे में कौन-सा ये आपका लिखा है कि प्रकाशन कौन-सा है? ये मेरा ऑनलाइन ऑनलाइन खोल रखी है मैंने वेबसाइट, श्रीमद् भागवतम हिंदी में। अच्छा, श्रीमद् भागवतम हिंदी में आपने खोल रखा है। ये मैं आपको दिखा दूँ मैं ये गीता प्रेस गोरखपुर का है। ये देख लीजिए मेरा ये आप देख सकते हम्म हैं। हाँ, अब बताइए क्या लिखा है आप में? हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की पुत्री थी, जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन की ओर आकृष्ट किया, यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी। तो इसमें जो आपके आपके वाले में सरस्वती लिखा है, इसमें वाक ही लिखा है मेरे में, और संस्कृत में भी वाचम लिखा है, तो फिर मेरा वाला मतलब संस्कृत के हिसाब से भी सही है। नहीं, वैसा ठीक नहीं है। होता है वैसा नहीं होता है। कभी-कभी क्या होता है कि जो हम्म संस्कृत में नाम अलग-अलग होते हैं। जैसे सरस्वती को गायत्री भी कहा गया है, ब्राह्मणी भी कहा गया है और इनको शतरूपा भी कहा गया है। तो जब वहाँ पे कुछ भी लिखा हो, वो वही बात कही जाएगी कि हाँ, वो सरस्वती की ही बात चल रही है। नाम कुछ भी लिखे लेकिन उनके अलग-अलग नाम हैं, तो नाम वही बात आएगी। तो आपने क्या कहा कि ब्रह्मा की कन्या सरस्वती, यही बोल रहे हैं ना आप? नहीं, हम ब्रह्मा के हुँ। वाक नाम की पुत्री, ठीक है, चलिए वाक ब्रह्मा नाम की की एक पुत्री थी, पुत्री जो थी, उनके शरीर से कोई बात उत्पन्न नहीं, हुई। उनके शरीर हाँ, से ठीक है। उत्पन्न हुई, उनकी एक पुत्री थी। कोई बात नहीं, आगे बताएँ? हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब अगर किसी के शरीर से कोई चीज उत्पन्न हो, तो उसे आप क्या ब्लड रिलेशन वाली लड़की मानेंगे, जो जैसे हमारे आजकल माँ बाप से पैदा होती है? हाँ, तो स्पर्म क्या होता है? शरीर से ही निकलता है ना, बाप के शरीर से स्पर्म निकलता है, माता से हाँ, तो अंडाणु उसके लिए। निकलते हैं, उन दोनों के हाँ, ही बिल्कुल। निषेचन से, खून से ही तो कुछ बनता है ना। तो यहाँ पे चूँकि इनका पर कांसेप्ट है कि उसके शरीर से ही पैदा हुई, तो वही बात आ रहा है कि इन्होंने माता का सहारा नहीं लिया, सीधे पिता से ही पैदा कर दिया, मतलब उनकी पुत्री और लिख तो दिया इसने ना कि ब्रह्मा की ही हाँ, कन्या, वही मैं बोल। लिख भी तो दिया हम्म ना कि उनकी ही तो कन्या उनकी मतलब पुत्री थी।
लिख तो रहा है वो। हाँ, बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल। तो इस हाँ, तो इसमें ये है कि अगर हम ये जो आपने बोला कि माँ-बाप से लड़की पैदा हो रही है, वो हो गया हुँ, हमारा ह्यूमन वाला काम की माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, फिर लड़की पैदा होएगी और उसे हुँ, बोलेंगे कि ये इसकी सगी लड़की है या ब्लड रिलेशन। पर यहाँ जो पैदा हुँ, हुई है वो ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुई है, मतलब स्पर्म भी हुँ, नहीं लगा इसमें, क्योंकि इसमें जो हुँ, सृष्टि का विस्तार चल रहा है, इसमें भी हुँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इस चैप्टर में मतलब लिखा है कि अभी वो भी शुरू नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिलेशन पहली बार ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ ही शुरू किया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो जो ये पैदा हुई है पुत्री, ये बिना सेक्सुअल हुँ, रिप्रोडक्शन के पैदा हुई है। इतना मानते हो ना आप? हुँ। हमको मानने की ठीक है? ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऊपर लिखा है ना कि ब्रह्मा इससे पहले अपने बेटों को भी पैदा किया है ना। और किताब वाला बिल्कुल, खुद बिल्कुल। बोल भी रहा है ना कि उनकी पुत्री है। जब वो कह रहा है कि पुत्री हाँ, है, उनकी कन्या है, तो आपको ये चीज़ कहने में क्या दिक्कत आ रही है? जब किताब का अनुवादक मुझ ही इस बात को कह रहा है कि उनकी पत्नी है, वो मान रहा है, तो आप उसको क्यों पुत्री से हटाना चाहते हैं? नहीं, क्यों नहीं मानना चाहते ह हैं? मैं हटाना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ़ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हुँ, हम बोलते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ फिज़िक्स न्यूटन ऐसे बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसकी असली असली बाप या वो है। पर हम एक एक बोलते हैं कि मेटाफर या एक उसमें बोल देते हैं कि ये इसके यहाँ से पैदा हुई है या ये फादर ऑफ फिज़िक्स है, तो ये इसका इसकी क्रिएशन है मतलब। समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि जब वो किताब वाला ही खुद ये बात कह रहा है कि वो उनकी पुत्री वो सही हैं, कह रहा है। तो हम हाँ, बिल्कुल। तो हमें अलग से ये बात कहने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? अब नहीं, नहीं। ऐसे तो आप ये हुँ, देखिए कि और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है किसी लड़की को गोद ले लिया, कोई व्यक्ति हुँ, जो है किसी लड़की को गोद ले लिया या कोई महिला जो हुँ, है एक बच्चे को गोद ले ली, तो उसको बेटी की तरह पाल भी रही है या बेटा की तरह पाल भी रहा है। तो हुँ। अब उस उन दोनों भी आपस में शादी-वादी कर लें या रिलेशन बनाएँ, तो वो भी तो एक गलत रिलेशन कहा जाएगा ना, कि सही कहा बिल्कुल, जाएगा? कहा जाएगा ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे बात हुँ, हुँ। वही है कि आप जो कहना भी चाह रहे हो ना कि हम उसको खून के रिश्ते से माने या ना माने, उसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे साफ-साफ कह रहा है कि ब्रह्मा ने पैदा किया, वो अपनी बेटी थी और दूसरी बात कि उसने उससे पहले कुछ और लड़के पैदा किए थे ना, उसके नीचे आप 30 नंबर पढ़ो, वो क्या कह रहे हैं? हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आप 29 नंबर पढ़ो, 29 नंबर। बिल्कुल, हाँ, मैं भी हाँ, वही पढ़ने वाला हूँ। मैं इस हाँ, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं ये हुँ, नहीं बोल रहा कि जो ब्रह्मा ने वो किया वो सही नहीं किया, क्योंकि ये इसमें भी लिखा हुआ है, इसी जो मैं पढ़ूँगा ना अभी, उसमें भी लिखा है कि हुँ, ये गलत है, ठीक है? वो पढ़ रहा हूँ मैं अभी आपको 28 हुँ, 9 पढ़ रहा हूँ, ठीक है? हुँ, इसमें लिखा हुँ, है कि अपने पिता को अनैतिकता के कार्य में इस प्रकार मुग्ध पाकर मरीचि आदि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अतीव आदरपूर्वक ये कहा, और अब पढ़ रहा हूँ 30वां हुँ। अब श्लोक। हे पित सुनिए, अब ये रुकिए, यहाँ पे रुकिए। अभी आपने हुँ, जो कहा ना कि मारीचि आदि उनके जो पुत्र थे ब्रह्मा के, तो अभी आप कह रहे थे कि हुँ, ये तो गर्भ से नहीं पैदा हुई हैं सरस्वती। तो इनके बिल्कुल। बच्चे जो हैं वो भी तो पैदा हुए हैं, लेकिन वो तो पुत्र आप कह रहे हो कि मारीचि वगैरह और अन्य जो ऋषि हैं, जो भी ब्राह्मण हैं, वो तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो भी तो गर्भ से नहीं पैदा हुए। तो वो भाई कैसे पुत्र हैं मैं फिर? ये बात नहीं, मेरी बात हुँ, सुनो, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि पुत्री नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक हुँ, दूसरा पॉइंट बता रहा था। वो तो मैं मान ही हुँ। रहा हूँ कि पुत्री थी, क्योंकि लिखा हुआ है। हाँ, वही मैं ठीक आगे है, बोलना चलें। चाह रहा ये हूँ। हो गया ठीक है? कि उनकी पुत्री हुँ, थीं, हुँ। अब बेटे अपने बाप ठीक को है। एहसास दिला रहे हैं कि आप गलत पाप कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो ये हाँ, है कि बताइए। 30वां श्लोक पढ़ते हैं कि हे पिता, हुँ, आप जिस कार्य में अपने को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे ना तो किसी हुँ। अन्य ब्रह्मा द्वारा, ना किसी अन्य द्वारा, ना ही पूर्व के कल्पों में आपके द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया, ना ही भविष्य में कोई ऐसा दुस्साहस ही करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, अतः आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी हाँ, इच्छा को वश में क्यों नहीं रखते हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ। मैं अब देखिए एक बार यहाँ पूरा कर पे दो ना फिर। बच्चे भी यहाँ पे अपने बाप से कह रहे हैं कि अपनी पुत्री से ही क्यों संभोग करना बिल्कुल, चाहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हाँ, हाँ, मैं अब पूरा करता हूँ, आगे ठीक है? बोलिए। हुँ, ठीक है। तो उसके बाद 31 आ रही है कि यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, किंतु यह कार्य आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये होगा 31। अब बोल रहे हैं, अब मैं वैसे तो ये 33 पे जाता हूँ सीधा, 32 में कुछ हुँ, ज़्यादा नहीं है। अब 33 बोल रहा है कि अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए शरीर को त्याग दिया। बाद में वह शरीर अंधकार में भयावह कोहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। तो यानी कहने का मतलब है कि जब उनके पुत्रों ने उनको बोला, तो उन्होंने वो शरीर त्याग दिया और
एक वो शरीर बिल्कुल नष्ट हो गया। इतनी तो मान गए आप बात मेरी? इसमें ये लिखा है कि वो अपनी बेटी जो थी उस पर गलत दृष्टि डाल दिए हुँ, थे और उनके बच्चे बिल्कुल। मना कर रहे हैं कि आप ये गलत काम कर रहे हैं। तो आगे ये कहता है कि हुँ, इसके बाद से ब्रह्मा बड़े लज्जित हो गए और उन्होंने उस शरीर को उन्होंने छोड़ शरीर दिया। त्याग शरीर त्याग बिल्कुल। दिया। ये लिखा ठीक हुआ है, है। तो मैं ये हाँ, बिल्कुल, तो ये हमने सारे पढ़ लिए, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पुराण हैं, जैसे पुराण में आपको जो भी कथाएँ मिलती हैं, उनमें एक हुँ, ना एक, कुछ ना कुछ हर कथा के पीछे एक एक वो होता है कि मोरल या कुछ एक ऐसा कंक्लूजन होता है कि जिसे लोगों को समझना चाहिए। तो इससे हम ये हुँ, समझते हैं कि जैसे ही ब्रह्मा ने मतलब अपनी, आजकल भी हम कोई केस देखते हैं, आपको इंटरनेट पे बहुत केस मिलेंगे कि बाप ने अपनी लड़की का रेप कर दिया, या बाप बाप और इसके रिलेशन ऐसे थे, कुछ न्यूज मिलती हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जैसे ब्रह्मा ने, अगर उसके दिमाग में ये एक ख्याल भी आया पुत्री के ऊपर बुरी नजर डालने का, और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया, खत्म कर दिया, तो उसी तरीके से उसके पुत्र कह रहे हैं कि ये आने वाले भविष्य में भी कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। तो इससे हम ये सीखते हैं कि ब्रह्मा ने जो किया, आज के बाद किसी को भी, जो नॉर्मल इंसान है, उसे भी अपनी पुत्री के लिए ऐसे बुरे ख्याल नहीं आने चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा के अंदर भी जब ये आए, तो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, ये बोल देते कि खुदकुशी कर लिए, मर गए। तो इससे ये हमें हुँ। मिलता है मोरल लेसन। देखें, अभी क्या है ना आपका जो आपने हुँ, जो मोरल लेशन की बात कही है, मोरल लेशन हुँ, की बात पता है ये कहाँ से आती है? मोरल लेशन की हुँ, बात तब आती है जब आप ये दिखाते हो नेगेटिव चरित्र के साथ दिखाते हो। पॉजिटिव हुँ, चरित्र के साथ ना सीख नहीं मिलती है। पॉजिटिव चरित्र के साथ आप हमेशा अच्छा दिखाते हो। जैसे आप जब छत्रपति शिवाजी की बात करेंगे, तो आप उनको नेगेटिव नहीं दिखाएँगे कि ये कोई गलत काम कर दिए तो हमको सीख मिलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उनको पॉजिटिव हुँ, दिखाएँगे। आप गलत चीज़ हमेशा औंगज़ेब के साथ दिखाएँगे। उसके साथ हुँ, दिखाएँगे कि देखो वो गलत किया इसीलिए उसको सज़ा मिली। आप रावण के साथ दिखाना आपका प्रयास करेंगे कि रावण के ने कुछ गलत किया तो उसको ये सज़ा मिली। आप राम के साथ अच्छा चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं ना? हुँ। अब कोई ये कहे तो कि राम जो हैं वो गर्भवती बीवी को घर से बाहर निकाल दिए। तो अब उससे क्या सीख मिलती है? लोग राम से क्या सीख लेंगे कि हमें भी गर्भवती बीवी को घर से बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं, वो तो देखो, वो हुँ, उत्तरकांड या जो टॉपिक अलग है, उसको तो मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा। पर ये हुँ। 33 में 33 में लिखा हुआ है ना कि वो बहुत लज्जित हुए, और उसके बाद उन्होंने लज्जित मतलब शर्म होने के बाद अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये नेगेटिव ही हुआ, ये पॉजिटिव कहाँ है इसमें? आपका चरित्र तो यहाँ पे वही दिखाया जा रहा है ना कि ब्रह्मा ऐसे कुकर्म नेगेटिव कर रहे हैं। नेगेटिव नहीं, अभी वो तो अधूरा है ना, आपने एक पुराण पढ़ा ना, आपने दूसरा पुराण नहीं पढ़ा ही नहीं। ये तो यहाँ पे भाई, छोटा-सा एक संदर्भ आया है। ये यहाँ पे जो आपने दिखाया ना मैंने वो एक छोटा-सा संदर्भ, मैं आपको और दिखाता हूँ ना, ये आपने भागवत पुराण दिखाया ना, मैं आपको मैंने जो मत्स्य भागवत पुराण पुराण भी पढ़ा दिखा है, देता हूँ। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, मैं एक बात बोलना चाह रहा कोई हूँ, बात नहीं, कोई जो बात नहीं। भाग मैं आपको आपको मत्स्य पुराण भी दिखा देता हूँ। ये मत्स्य बिल्कुल, पुराण का हमें चौथा अध्याय है। चौथा अध्याय है। इसमें यहाँ मनु ने पूछा, ज़रा पढ़िए तो ये क्या लिखा है? मनु ने पूछा। हाँ, मनु ने पूछा, सर्वव्यापी भगवान, अहो पुत्रों की ओर बार-बार अवलोकन तो पुत्री, अत्यंत कष्ट का पुत्री की विषय है। तरफ। हाँ, अच्छा, पुत्री की पुत्री ओर। लिखा है, ठीक है, पुत्री की ओर तो हाँ, अत्यंत कष्ट का विषय, परंतु ऐसा कर्म करने पर भी कमल योनि ब्रह्मा दोषभागी क्यों नहीं हुए, तथा उनसे स- सगोत्र पुत्रों का परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ, विभो मेरे इस संशय को दूर कीजिए। मत्स्य हुँ। भगवान तो कहने लगे, राजन, रजोगुण से उत्पन्न हुई है शत्रुपा, शत, हाँ, कोई बात नहीं। शत्रुपा मैं रूपी। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। मनु जो कह रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या बोलो। कह रहे हैं कि पुत्री को बार-बार अवलोकन करने पर भी मतलब कि हम्म, वो जो उनकी बेटी थी, जो पुत्री थी, उसको बार-बार वो जो देख रहे थे नज़र से उनको, हम्म, तो उससे वो दोषभागी क्यों नहीं हुए ब्रह्मा? यहाँ पे ये बात आ रहा है। फिर कह रहे हैं कि उनके सगोत्र पुत्रों का परस्पर विवाह, मतलब उनके जो हम्म, बेटे थे उनके बेटे और उन्हीं की जो बेटियाँ थी वो आपस में सगोत्र विवाह कर रहे हैं। जैसे आज के डेट में ब्राह्मण जो है सगोत्र विवाह नहीं करता। हम इस गोत्र के हैं तो हम्म, उस गोत्र में विवाह करेगा। लेकिन यहाँ दिखाया गया है कि ब्रह्मा के जो बेटे-बेटी थे, वो सब आपस में ही विवाह कर रहे थे। इसका भी क्वेश्चन पूछता है, इस पर दूर कीजिए। लेकिन इससे पहले तीसरा अध्याय पढ़िए, जिस तीसरे अध्याय में थोड़ा और डिटेल्स में दिया हुआ है, ये पढ़िए नहीं, ज़रा। तो मैं ये इस पे ज़रा बोलना पढ़िए। चाह रहा हूँ एक बात। हाँ, तीसरा, जब ब्रह्मा ने जगत जब की ब्रह्मा ने सृष्टि जगत या की सृष्टि करने की हुँ, इच्छा में हृदय में सावित्री का ध्यान करने करके तत्पक्षाण तत् तप तप शरण प्रारंभ किया, उस समय जप करते हुए उनका निष्पाप शरीर दो भागों में विभक्त हो गया, उनमें आधा भाग स्त्री रूप और आधा पुरुष रूप हो गया, परंतप
वह स्त्री सरस्वती शत्रुपा ब्रैकेट में नाम से विख्यात हुई। वह सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु स्वीकार किया। तत्काल ही हाँ हुँ। हाँ, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दिखता था। वो बारंबार यहाँ कह रहे थे कि कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तदंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा करी। उस समय सावित्री के रूप का अवलोकन कर, अच्छा ये तो वही है क्या जब सिर काट दिया था, वही होगा ना ये, नहीं, सिर नहीं काट वही दिया वाला था। नहीं? अभी ये बार-बार देखते हैं, इसके बाद से 41 नंबर, 40 नंबर तक हम्म 41 नंबर, ये तदंतर ब्रह्मा ने, यहाँ से पढ़िए आगे। अपने वो अपनी पुत्री को पुत्रों के देख रहे हैं आगे बार-बार। तदंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीच आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी। हाँ ये मानस पुत्र फिर मतलब वही है, ठीक है, कि आज्ञा दी कि हुँ। तुम लोग भूतल पर चारों ओर देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस पुत्रों ने अनेकों प्रकार की प्रजाओं की रचना की। सृष्टि कार्य के लिए अपनी उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करके चरण में पड़ी हुई उस आनंदिता शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया। पाणी तदंतर ग्रहण मतलब क्या होता अब है? पाणी ग्रहण तो शादी को ही बोल देते हैं हमारी इस टर्म में तो। हुँ। हुँ, हुँ, 2 मिनट। वही होता है। तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शत्रुपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो हाँ, बस, बस, स्वयंभू बस, मनु बस, बस। नाम से विख्यात हुआ। हाँ, हाँ बस, 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 तो बस, फिर बस। तो ठीक है। यहाँ आप हाँ मैं देखिए बोलना चाहूंगा। कि अब जो है पाणी ग्रहण कर लेता है ब्रह्मा जो है सरस्वती का, और फिर हम्म उससे एक बच्चा भी पैदा होता है गर्भ से जिसका नाम मनु है। तो मत्स्य पुराण तो ये बात लिख रहा है ना कि जो नहीं, भागवत पुराण इसमें अधूरा कर रहा एक था, प्रॉब्लम है यहाँ ना। पे ये लिख दिया कि पाणी ग्रहण किया, फिर शत्रुपा यानी सरस्वती जो है, उससे एक बच्चा भी पैदा हुआ, उसके गर्भ से बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मनु है। और ऊपर लिखा है इसमें कि वो अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया सरस्वती को। अब बताइए? ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो आपने बोला ना कि अभी अभी जो मैंने हुँ, पीछे वाला पढ़ा था कि उनको दोष क्यों नहीं लगा, ठीक है? तो ये जो हुँ, चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ श्रीमद् भागवतम का, उसी के नीचे लिखा है कि जब ब्रह्मा ने अपना पुराना शरीर त्याग दिया, उसके बाद जो उनको हुँ, नया शरीर मिला, तो उस कारण हुँ, से उनको नया आगे मतलब सृष्टि चली। तो अब आप ये जो हुँ। कोट कर रहे हो कि झुक के नहीं, उसको नहीं, नहीं, प्रणाम किया, वो नहीं है। अलग-अलग पुराण नहीं अलग-अलग बातें लिखते हैं। मत्स्य पुराण जो भाई, है, ये वो पुराण है जहाँ से माना जाता है कि मनु और शत्रुपा जो हैं, यहाँ से उनका सृष्टि चला है। जो शत्रुपा जो नहीं, है, इनकी जो बीवी थी मनु की, हालाँकि शत्रुपा जो है इनकी माता इसमें हैं। ये शत्रुपा जो है सरस्वती का नाम है, तो इनकी माता है यहाँ पे। लेकिन मनु और शत्रुपा की जो कहानी आती है कि जहाँ से मत्स्य अवतार हुआ था, वहाँ से सृष्टि चली, इन्होंने जीवों को सुरक्षित किया, हुँ, पूरा सब चीज़ तबाह हो गया था, उसकी बात आती है। लेकिन मनु का जन्म ही कैसे हुआ? तो ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ पाणी ग्रहण किया, शादी किया और पर उससे जब हम बच्चा बच्चा पैदा किया, तब मनु का जन्म हुआ। ठीक ये लिखा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो देखें, अब बात जब बात हम यहाँ पे ये नहीं, है, मैं थोड़ी सी बात बात बोलना यहाँ चाह रहा पे। हूँ भाई, थोड़ी-सी। अच्छा, बोलिए, बोल लीजिए। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं, तो उसमें तो जो आता है कि सरस्वती विष्णु के मुख से पैदा हुई, ठीक है? तो मतलब विष्णु के मुख से वो निकली, तब ब्रह्मा ने उसके साथ शादी की। और जब हम श्रीमद् भागवतम जो आप बोल रहे हो, ये तो इसको बोला हुँ, जाता है कि महापुराण, ये सभी पुराणों का कन्क्लूजन सार है। तो हम इसकी हुँ। मानेंगे अगर पुराणों के उसमें देखना हो, ये हाईएस्ट है। तो ये मत्स्य पुराण तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, मतलब विष्णु पुराण भी इससे नहीं, उल्टा नहीं, जाएगा। नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मत्स्य हुँ, पुराण जो है, जो श्रीमद् भागवत पुराण है, वो कृष्ण को डेडिकेटेड है। समझ रहे हैं ना? भागवत वो पुराण जो है हाईएस्ट है ना फिर? ब्रह्मा सरस्वती, हाईएस्ट नहीं। आप समझिए, मत्स्य पुराण का मतलब क्या है कि ये मनु से रिलेटेड है। मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार क्या था कि सृष्टि पूरा विनाश हो गया। अब मनु जो शत्रुपा हुँ, हैं, ये कुछ जीव-जंतु, कुछ ऋषि-मुनि सबको बचा-वचा के लाए, तब से फिर से सृष्टि का आरंभ हुआ। तो सृष्टि का आरंभ की जो घटना है, उसके लिए ये डेडिकेटेड किताब है मत्स्य पुराण। और इस मत्स्य पुराण में मनु का कैसे जन्म हुआ, उनके बाप कौन थे, उसकी चर्चा यहाँ पे आई है। अब मनु के जो माता थीं, मनु की माता, हुँ। वही उनकी क्या थीं, उनकी एक तरह से बुआ हो जाएँगी ना, उनकी बुआ भी थीं। नहीं क्योंकि भाई, सरस्वती जो वही तो हैं, प्रॉब्लम है ना। सरस्वती उनके उनके पिता अगर ब्रह्मा हैं, तो ब्रह्मा की बेटी थी, उसी से शादी कर लिया, उसी से मनु। तो ये उसके लिए किताब है। अब भागवत पुराण जो है कृष्ण के लिए बनाया गया है ना, वो इसके लिए इसका नहीं कुछ भा हिस्सा ज़रूर दे दिया गया है, लेकिन वो सेकेंडरी है। ये एक्चुअल पर किताब है, भागवत पुराण पुराण ये। में हुँ। नहीं, ये हाँ, किसने लिखा है बोलिए। मत्स्य पुराण? किसने लिखा है ये? ये तो सारे ब्राह्मणों ने लिखे हैं, अलग-अलग ब्राह्मणों ने लिखे नहीं, हैं।
भाई भगवत भागवत पुराण, और उसमें ये बोला जाता है कि ये जो पुराण है व्यास द्वारा लिखे गए हैं, और श्रीमद् भागवतम में ही व्यास ने लिखा है कि ये सबसे महापुराण है। तो ये उसमें लिखा हुआ है ना, मैं खुद से तो नहीं बोल रहा। नहीं, नहीं, आप देखिए हर पुराण के लिए किसी न किसी को डेडिकेट किया गया है। जैसे विष्णु पुराण आप पढ़ेंगे तो विष्णु के लिए हम्म। डेडिकेटेड होगा, शिव पुराण शिव के लिए होगा, लिंग वो पुराण तो मैं लिंग समझ गया के ना लिए आपकी बात। होगा। तो बिल्कुल। उसी तरह से मत्स्य पुराण जो है ये सृष्टि की रचना, सृष्टि कैसे चल रही है उसकी ज़िक्र करता है। ये स्पेशली मनु से रिलेटेड है। मनु का जन्म कैसे हुआ, उसके माता इसके लिए है। भागवत पुराण कृष्ण से है। तो कृष्ण के लिए लोग भागवत सुधा पुराण पढ़ते हैं ना, सुधा सागर या सुख सागर कहते हैं उसको। उसमें क्या करता है हम्म। कि वो ज़िक्र लेगा, इनसे लेगा, लेकिन वो क्या करेगा उस कहानी को अपने तरह से बना के लेगा। तो ये डेडिकेटेड किताब है ना सृष्टि के जन्म और सृष्टि के लिए। तो नहीं, ये ऑथेंटिक है, पुराणों में सृष्टि के जन्म के लिए ये ऑथेंटिक है, क्योंकि मत्स्य को विष्णु का वो अवतार माना गया जहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ और इसी को पहला अवतार माना गया। नहीं तो फिर मत्स्य जो है, जो हाँ, बोलिए। व्यास ने ही मत्स्य पुराण लिखा, और व्यास ने ही श्रीमद् नहीं, भागवतम नहीं, ये वो लिखा, ब्राह्मणों ने तो लिखा है, उसी में है ना फिर। ब्राह्मणों ने लिखा है। ये ब्राह्मणों ने नहीं लिखा भाई, है, अब अलग-अलग वो ग्रुप थी श्रीमद् ब्राह्मणों भागवतम में की। लिखा है कि व्यास ने लिखा है, हुँ। उनमें वो नहीं तो ब्रह्मा को नेगेटिव भी तो अच्छा दिखाया एक हुआ है चीज़ कि बताइए लज्जित हुए मुझे, और। व्यास हम्म। कैसे लिख सकता था कोई किताब को? बताइए मुझे। लिख सकता मतलब? अच्छा, कैसे उम, राइट डाउन हाँ, करता था? हाँ, व्यास जो है जब कौन-सी लिपि में लिखेगा व्यास? आप ही बता दीजिए। लिपि तो भाई, ये लिपि तो स्क्रिप्ट तो चेंज हो जाती है टाइम के साथ, टाइम टू टाइम, नहीं, पर टाइम चीज टू वही रहती टाइम है। तब चेंज होती है ना जब दूसरे की सभ्यता आ जाए। अपनी सभ्यता हम्म। कभी नहीं हटती है। आज भी नहीं, अरब ऐसा जो नहीं है है। अरबी अरबी में ही लिखते हैं। मुहम्मद के ना जो ना ना, लिखे ये हैं प्रो। वो अरबी, सुन लीजिए। मुहम्मद की जो हम्म। सभ्यता शुरू हुई वो अरबी में थी तो वो लिखते थे। ईसाइयत जो है हिब्रू में लिखता था, लेकिन क्या हुआ कि वो अलग-अलग देशों में चला गया, दूसरी-दूसरी सभ्यताओं में चला गया। अब वहाँ पे अंग्रेजी का प्रचलन हुआ तब उन्होंने हिब्रू से अंग्रेजी में किया, क्योंकि वो दूसरे लोग थे। वो ईसाइयत को मान लिए थे लेकिन वो लिखना चाहते थे तो लिख लिए। तो इसी तरह से हम्म। श्रीलंका में जैसे बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म की किताब जब श्रीलंका में गई तो वहाँ पे सिंहली चलती थी तो उन्होंने त्रिपिटक को अपने सिंहली में लिखा। म्यांमार में गई तो उन्होंने अपने म्यांमार में, तिब्बत में गई तो तिब्बती में लिखा। तो लोग क्या करते हैं जब दूसरी सभ्यता में जाती है तब लिपि चेंज होती है। कंटेंट वही रहेगा, लिपि तब चेंज होगी जब दूसरी सभ्यता में जाएगी। अगर ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है वो सदियों से रहा है, सदा से रहा है, तो उसका स्क्रिप्ट चेंज हम्म। हो ही नहीं सकता। वो स्क्रिप्ट तब नहीं, चेंज ऐसा होगा जब देखो, आप दूसरे की सभ्यता को उठा के अपने में डाल रहे हो, तब चेंज होगा। समझ रहे अब हैं ना? देखो कुरान के जो। और बिल्कुल। एक चीज़ और सनातनी, आप हम्म। एक चीज़ और समझिए कि जब आप इस चीज़ को चेंज करोगे ना, तो वो भी आप मेंशन करोगे अपनी किताबों में कि हमारे यहाँ ब्रह्मा जो हैं, उन्होंने धम्म लिपि में लिखा, उन्होंने ब्राह्मी लिपि में लिखा, फिर बाद में उसको इस लोगों ने देवनागरी में लिख दिया। ये भी आप मेंशन हाँ करोगे। मैं। पर ठीक है। पर पर सुन लीजिए, तो लोगों को पता भी रहेगा कि आपके यहाँ पहले ये लिपि चलती थी, पर सच्चाई तो ये है कि पूरे ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर में कहीं न ब्राह्मी लिपि की चर्चा है, ना धम्म लिपि की चर्चा है। हालाँकि दोनों को एक ही कहते हैं, लेकिन नहीं चर्चा है। इवन ये लोग तुगलक के समय धम्म लिपि नहीं पढ़ पाए, अकबर के समय नहीं पढ़ पाए, अंग्रेज के समय तो इन्होंने जो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन था, उसको भीम की गदा बता के और पूरा एक नकली महाभारत लिख के दे दिया कि ये चीज़ लिखा है। तो ये तो जानते ही नहीं थे इस लिपि को। वो तो अंग्रेज आके पढ़ के गया ठीक। ना। अब आप कहोगे कि उसमें हमारे वेद व्यास लिखते थे, तो हम लोग कैसे मान लेंगे भई? आपके अब किसी मैं ये स्क्रिप्चर में नहीं लिखा ना, ये तो आप झूठ बोल रहे हो कि वो उस समय उस लिपि में लिखते थे। हाँ, बोलिए। मैं। हाँ ठीक है। पहली बात आपने बोला कि स्क्रिप्ट तभी चेंज होगी जब कोई बाहर से लेंगे, पर ऐसा नहीं है ना। जब हम हुँ, कुरान को हुँ, देखते हुँ, हैं, कुरान के जो अलग अलग डायलेक्ट मिलते हैं, वर्जन, कुरान के आज आज हुँ, 30 से ज्यादा वर्जन है, मतलब अलग अलग हुँ, स्क्रिप्ट है उसी अरब में ही, थोड़ी थोड़ी बदलती हुँ, रहती है। उसी तरीके से हुँ, जब बाइबल की हिब्रू है और जो इंग्लिश है, इंग्लिश के भी हुँ, वर्जन, इंग्लिश भी बदलती है। जो आज इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं वो पिछले टाइम में कुछ और थी, हुँ, उसी हुँ। एरिया में। तो ये नहीं बोल सकते ना कि टाइम टाइम के साथ बदलेगी नहीं, वो तो बदल जाएगी, इसमें क्या नहीं, प्रॉब्लम है? उनका रोमन नहीं बदला ना, ख़ास बात तो यही है कि उनका रोमन नहीं बदला ना। अंग्रेज़ जो नहीं। हैं, आप एक चीज़ को समझिए, ध्यान से समझिए। अगर ये हम्म। बदलेगा भी ना तो वो मेंशन करते हैं कि हमारे वो लोग इस चीज़ में लिखते थे। जैसे मंगोलिया में इनका जो शाहिद बुखारी है या कुछ और भी इनके जो इस्लाम के कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, वो मंगोलिया में मिले। वहाँ के लोग जब इस्लाम हम्म। ग्रहण कर लिए तो उन्होंने भी वहाँ पे लिखा, अब वो मिलेगा। तो चूँकि मंगोलियन लोग दूसरे लोग थे,
तो उनके थोड़े से डायलेक्ट जो हैं या उनकी लिखावट जो है वो थोड़ी-सी अलग मिलेगी मूल अरबी की तुलना में। भाषा स सब चीज़ वही रहेगी, मूल कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा, लेकिन लिपि थोड़ी-सी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरे लोग हैं। लेकिन जहाँ पे उत्पत्ति हुई, वो लोग जो वहाँ के लोग हैं, उनका नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं ना? अब बदलेगा भी ओके, ना तो वो ठीक। मेंशन कर देंगे कि हमारे चीज़ ये चीज़ बदली, ये चीज़ हुआ। जैसे बुद्धिस्ट में आप देख लीजिए हर चीज़ मेंशन है उनके यहाँ। प्रथम संगीति हुई, द्वितीय संगीति हुई, ये भी मेंशन है कि अठकथा बाद में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई अठकथा? थेरी गाथा कब जोड़ी गई? थेर गाथा कब जोड़ी गई? ये सारा चीज़ उनके अंदर मेंशन है। जो-जो चीज़ बाद में पर जुड़ती गई, ठीक सब है। लोग सोचते क्या है कि त्रिपिटक में जितनी बातें लिखी हैं सब बुद्ध के हैं। न ऐसा नहीं है। उसमें लिखा गया है कि बुद्ध से 400 साल बाद ये चीज़ जुड़ी, बुद्ध से इतने साल बाद इस अरहत ने ये चीज़ लिखा। हर चीज़ वहाँ पे मेंशन होते चला जाता है ना। तो यहाँ पे अगर आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है तो आ जाता। आपके किसी धर्म ग्रंथ में ब्राह्मी लिपि का ज़िक्र ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? पर ज़िक्र पर ही जो नहीं हमारा है। यूनेस्को का डॉक्यूमेंट है, उसमें तो उन्होंने हुँ, जो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट उनको मिली है, उन्होंने लिखा है कि हुँ। वो शारदा में मिली है। तो ऐसे, और ये बोले कि कुछ लॉस्ट हो गई है, मिली नहीं बिल्कुल, उनका आज पता ही नहीं हुँ, चला आजकल हुँ। कहाँ है। तो वो शारदा में भी तो मिली है, तो शारदा मतलब शारदा लिपि जो हुँ, है 15वीं सदी तक भी चलती थी। जो मैन्युस्क्रिप्ट नहीं। मिला है, आप जिसकी बात कह रहे हो ना, यूनेस्को के जिस पेज हुँ, की आप बात कर रहे हो, जिस नॉमिनेशन फॉर्म की बात कर रहे हो, वो हुँ, नॉमिनेशन फॉर्म का 1464 एडी का, समझ रहे हैं? 1464 एडी का मिला है और वो मैन्युस्क्रिप्ट तो और वो साइन शारदा कमेंट्री है। लिपि में। तो सायण कमेंट्री तो यही बात है ना कि सायण कमेंट्री अगर शारदा लिपि इस्तेमाल कर रहा था यानी आपकी जो लिपि थी उस समय वो 15वीं सदी में शारदा लिपि थी, देवनागरी में भी आप नहीं लिखते नहीं, थे। नहीं, हाँ, भाई ये सुनो, बात देखो, हुआ ना। जो शारदा हुँ, शारदा आप बोल रहे हो, साइन कमेंट्री जो बोली है, उसमें मैं सारी नहीं हुँ। बोल रहा हूँ, उसमें लिखा है कि कुछ शारदा मिली है, कुछ देवनागरी नागरी में, कुछ अदर स्क्रिप्ट में। और पेज नंबर नहीं, 8 पे नहीं, नहीं, लिखा नहीं, है कि थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आप थोड़ा-सा वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो आप कह रहे मैं हो पेज ना। नंबर 8 बोलना चाह रहा था कुछ, उस पे जो लिखा है। हाँ, मैं दिखा देता हूँ, मैं ओपन ही कर देता हूँ, पेज अभी नंबर दे 8 खोलना उसका। हाँ जी, ये लो आप। ये जो आप कह रहे हो ना, यूनेस्को का जो भेजा गया है नॉमिनेशन फॉर्म। 8 खोलना एक बार। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो कह रहा है यहाँ पे प्रोफेसर एफ फ्रेडरिक मैक्स मूलर यूज वन ऑफ द ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट करेंटली एट द इंस्टीट्यूट टू प्रिपेयर हिज फेमस क्रिटिकल एडिशन ऑफ द ऋग्वेदा कंप्लीट विथ अ हुँ, ट्रांसलेशन ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन कमेंट्रीज दैट ऑफ शायना शायना का जो ठीक है। सबसे पुराना था वो इस्तेमाल किया और हुँ। इसमें ये दिखाया है 2.5 हाँ, नंबर ये तो मैंने 6 देखा है नंबर में। 1468 एडी वाला। हाँ, ये 1464 एडी इससे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिला है। हाँ, 8 और नंबर पेज इसी खोलो एक को बार। खोल दे रहा हूँ और यही जो 1464 एडी पे जो सबसे पुराना मिला है, तो ये क्या लिखता है? अदर डिटेल्स 16 ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट मतलब 16 मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं, टोटल 30 थे ना, 30 में से 16 हुँ, मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन्स द शायन शायन भाष्या मतलब शायन के हुँ, भाष्य थे, वो 30 जो मैन्युस्क्रिप्ट सौंपा गया है, उसमें से 16 जो हैं शायन के भाष्य हैं। 5 of the manuscript contains the Padpatha, a particularly important manuscript of the collection of the one of from the Kashmir written on बेसिक birch bark. बेसिक वर्क पे ठीक है। ये हाँ, शारदा स्क्रिप्ट की। ऑन द शारदा स्क्रिप्ट तो देखो ये कश्मीर से जो मिला है वो शारदा स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया है। हुँ, ठीक है। समझ रहे हैं ना? और वो हुँ, है 1875 का। मतलब ठीक है। अब 1875 में भी शारदा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा था वो, ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि उस समय भी हिंदी नहीं आई थी, तो वो शारदा स्क्रिप्ट में लिखा है 1875 में। यानी कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम जो हैं वो शारदा स्क्रिप्ट में लिखे हैं, तो शारदा स्क्रिप्ट का सबूत मिल गया। और शारदा स्क्रिप्ट जो है कश्मीर के लिखे हुए किताबें शारदा में मिल जाती हैं। लास्ट लाइन में, हाँ, बोलिए। द इम्पोर्टेंस हाँ। ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट इज पैरामाउंट गिवन द अनफॉर्चुनेट टर्बुलेंट सिचुएशन इन कश्मीर वेयर मैनी हुँ। मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन लॉस्ट फॉर एवर। ठीक है। अब हुँ, 8 नंबर पेज खोलना एक बार। कहाँ है? हाँ, नहीं, बस थोड़ा सा नीचे करो इसे। ये ये पढ़ना है 4.2 मैंने थोड़ा। हाँ, ये हुँ। देखो। ये है सेकंड पैरा पढ़ रहा हूँ। दिस कलेक्शन ऑफ ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट इज ओइंग in unique owing to the fact that it contains at least 5 manuscript में नंबर दिए हैं which have preserved the complete text of Rig Veda which belongs to antiquity and certainly not later than second millennium BCE। यानी ये बोल रहा है कि ये जो 5 मैन्युस्क्रिप्ट मिली हैं इसमें पूरा का पूरा ऋग्वेद, हमें पूरा का पूरा ऋग्वेद प्रिजर्व मिला है और इंटैक्ट मिला है। और इसकी एंटिक्विटी हम जब इसकी देखते हैं, वो जो क्या लिटरेचर या उसकी एंटीक चीज, तो वो बोलता है कि सेकंड मिलेनियम बीसीई तक जाती है। यानी आज के मुकाबले में अगर हम देखें तो 4000 साल पहले, यानी 2000 बीसी।
तो ये क्लेम कर रहा है ना, सबूत उसने क्या दिया है? नहीं सबूत क्लेम नहीं कर रहा ना, 1464 लिखा का हुआ है दिया है इसमें, ना। लिखा हुआ है ना हाँ, कि तो नंबर दिए लिखा हुए हैं, वो नंबर दे लिखे रखे हैं ना हुए ही 5। क्लेम कर रहा है ना, लिखे हुए ही ये क्लेम कर रहा है ना ये। मतलब ये लिखा हुआ है, इसने क्या किया, इसने बताया कि 30 मैन्युस्क्रिप्ट हमने यूनेस्को को दिया है, उस 30 मैन्युस्क्रिप्ट में हुँ, से सबसे पुराना जो है 64 1464 एडी का है। लेकिन इसको भेजने वो तो वाले डेटेड कौन है ना लोग भाई। हैं? अरे तो आप सुन तो नहीं रहे हैं ना यही बात तो। आप जब हाँ, किसी बोलो। को यूनेस्को को देंगे तो आप सबूत भी तो देंगे ना, आप उसको सबूत भी तो नहीं देंगे। तो भाई तो आप सबूत देंगे या हाँ, क्लेम देंगे, 2 चीज़ें होती है। एक होता है ना कि मैं अब आपको बताता हूँ ये आप सबूत। क्या क्लेम करना चाहते हैं, पर मेरी बात सुन लीजिए। आप जो हुँ, हैं जब भी यूनेस्को को देंगे तो 2 बातें होती हैं। एक होती है कि ये हमारे पास सबूत है और हमारा ये क्लेम है। तो सबूत के तौर पर इन्होंने जो मैन्युस्क्रिप्ट उसको प्रोवाइड किया 30 मैन्युस्क्रिप्ट उसमें सबसे पुराना जो था वो 1464 एडी का था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपनी सारी बातें लिखते हुए फिर बाद में उन्होंने आगे ये भी बोल दिया कि अब ये उसमें जो बातें लिखी है तो हम लोगों का ऐसा क्लेम है कि वो 4000 साल पुराना हो सकता है। समझ रहे हैं ना? वो क्लेम बता रहा है नहीं, कि नहीं, रुको, हमारा रुको। ये क्लेम नहीं, है नहीं, कि इतना पुराना हो सकता है। सबूत नहीं दिया है। वो क्लेम कर मैं रहा आपको है बता रहा कि हूँ। हम क्लेम करते हैं। हाँ, बोलिए, बोलिए। ठीक। नहीं, हाँ देखो, इन्होंने 5 जो मैन्युस्क्रिप्ट नंबर दिए हैं और ये जो आपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है, ये डाउनलोड हुँ, हुआ है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, ठीक है? अब मैं आपको हुँ, थोड़ा-सा ये बता देता हूँ कि इसमें कैसे हुँ, ये पब्लिश करते हैं, कैसे करते हैं। इसमें लिखा है कि मेमोरी हुँ, ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर लिस्ट डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज व्हिच हैव बीन रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल एडवाइजरी कमिटी एंड एंडोर्स्ड बाय एग्जीक्यूटिव बोर्ड एज़ हुँ, कोरेस्पोंडिंग टू द सिलेक्शन क्राइटेरिया रिगार्डिंग वर्ल्ड सिग्निफिकेंस एंड आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। यानी इसको जब आप बोल रहे हो कि ये ऐसे ही छपा है या क्लेम किया है, तो ये क्लेम हो सकता है पहले का, पर जब यूनेस्को अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में छापेगा इसे, तो वो एडवाइस किया है इंटरनेशनल एडवाइजरी कमिटी ने और उसे चेक हुँ, किया एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने। तो ये जो आप हुँ, बोल रहे हो कि ये क्लेम है, ये क्लेम नहीं है, उसको हुँ। चेक करने के बाद क्लेम उन्होंने है। अपने उसमें छापा है ये। नहीं, देखें, अरे तो छापने की बात क्या है? वो तो सबके क्लेम छाप देगा। आप नहीं तो सबके ये नहीं भी छापता ना इनसे मेमोरी कहवा दो वर्ल्ड अरे रजिस्टर में। सबके छापता है। अरे इसीलिए नहीं वो भाई, सबूत ऐसा नहीं माँगता है। होता। आप सुनिए, आप समझे नहीं हुँ, अभी। आप जो कह रहे हैं ना जिस 5 मैन्युस्क्रिप्ट को दिखा के ये बोल रहा है कि ये 2000 ये हुँ, क्या कह रहा है? ये कह रहा है ना कि व्हिच हैव प्रिजर्व्ड द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा। अब 5 मैन्युस्क्रिप्ट जो है आपका कंप्लीट ऋग्वेदा हुँ, कैसे प्रिजर्व कर सकती है? कब की बिल्कुल है कर ये? सकता तो है। देख लीजिए। कर सकता है ना? तो देख लीजिए, सुनिए कब की है ये। ये मैन्युस्क्रिप्ट कब की है? हुँ, नंबर 1 1464 एडी से पहले का मैन्युस्क्रिप्ट दिखा दीजिए हमें। अगर मैं आपको ये मैं लग वही तो रहा बोल रहा है हूँ जो कि हाँ, आप जो है दिखा दीजिए ना, एक सबूत दिखा दीजिए 1464 का एडी जो इसने सबूत दिया हो। ये क्या बोल रहा अरे है भाई कि 1 बाई ए सुन लीजिए, मेरी बात तो आप नहीं सुन रहे हैं ना, हुँ, आपकी बात मैंने सुनी, आप मेरी नहीं सुन रहे हैं। ये कह रहा है हाँ, 1 चलो बाई ए बोलो फिर मैं बोलूँ। 1879 80 ये इसने बता दिया। फिर क्या कह रहा है 1 बाई ए फिर कह रहा है 1881 82 फिर क्या कह रहा है 331 331 नंबर का जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो है 1883 84 का एंड 5 ये क्या है वीआई 5 आई यहाँ पे नहीं दिया अरे है। फिर कह रहा है भाई व्हिच हैव प्रिजर्व्ड चलो बोलो, सुन बोलो। लीजिए, कह रहा है व्हिच हैव प्रिजर्व्ड द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा हुँ, और व्हिच बिलोंग टू एंटिक्विटी एंड सर्टेनली नॉट लाटर देन द सेकंड मिलेनियम बीसी। 7 मिलियन है, अब तो क्या मतलब है इसका? हाँ, तो इसका ये मतलब है कि क्लेम कर रहा है कि अभी कम नहीं पुराना है ये मैन्युस्क्रिप्ट, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट का जब हुँ, सबूत उससे माँगा गया, जब उससे मैन्युस्क्रिप्ट का सबूत माँगा गया तो सबूत उसने क्या दिया 1464 एडी ये क्लेम कर रहा है कि हम अरे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये इससे पहले का नहीं होगा। आप इस चीज़ नहीं को समझ आगे सुनिए ना, आगे अभी कंप्लीट नहीं सुन लीजिए मेरी बात कंप्लीट सुननी पड़ेगी आपको ना। चलो बोलो। ये आगे क्या कहता है सेकंड 13 मैन्युस्क्रिप्ट इन द कलेक्शन कंटेन्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट अवेलेबल कमेंट्रीज ऑन द टेक्स्ट। उसके बाद से कह रहा है कि हुँ, इन ठीक है। 5 के अलावा जो 13 मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है ना? ये जो 13 मैन्युस्क्रिप्ट हुँ, है, वो क्या कह रहा है अवेलेबल कमेंट्रीज ऑन द टेक्स्ट अ वैल्यूएबल एड टू द इंटरप्रेट द ऋग्वेदा। Another equally valuable aid in interpreting the text in providing in 5 other manuscript which contains the traditional word analysis of the text. फिर क्या है पदा पथा but for these aids in the collection understanding the text of the Rig Veda would have been quite difficult. अब इसने क्या किया वो जो 30 मैन्युस्क्रिप्ट थी उन्हीं को इसने एक्सप्लेन किया कि ये 5 मैन्युस्क्रिप्ट इस चीज़ का डील कर रही है, ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है इस लिपि में लिखी गई है, पर इन सारे मैन्युस्क्रिप्ट की उसने 5 मैन्युस्क्रिप्ट का क्लेम किया जो वो मानता है कि ये ऋग्वेदा कंटेंट करती है, पर ये हमारा ऐसा अनुमान है कि ये
4000 साल से कम पुरानी नहीं है, इनमें लिखी हुई बातें। क्या कह रहा है? इनमें लिखी हुई अब मैं बातें, क्योंकि ये मैन्युस्क्रिप्ट तो सिर्फ़ 1464 एडी का सबूत दिया ना उसने। आप ठीक है। यहाँ पे देख लो, 1 बार नहीं 3 बार उसने मेंशन किया है कि ये कब की है। ये सबसे पहले तो ये आप देख अब लीजिए। मैं उस चीज़ को पहले क्लियर कर दूँ आपका, जो पॉइंट आपका है, वो क्लियर कर दूँ। ये देखो आप, फिर मुझे बोलने देना, ठीक ये है? अब ये सुनो आप ध्यान से। हिस्ट्री ऑफ द कलेक्शन इन 1868 देन गवर्नमेंट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स जॉर्ज भूलर एंड एफ कैलहॉर्न टू सर्च फॉर एंड द कलेक्ट मैन्युस्क्रिप्ट। ये सब लोग कलेक्ट कर रहे थे मैन्युस्क्रिप्ट को। तो ये देखें ईयर्स 1868 1881, इस दौरान में जॉर्ज भूलर ने 3118 मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट किए थे। फिर इसी तरह से 1868 से 1882 के बीच में एफ कैलहॉर्न जो है 970 मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट किए। फिर इसी तरह से 1879 1895 के बीच में आरजी भंडारकर ने 6681 मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट किए। ये पूरा लिस्ट है कितने मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ-कहाँ से वो लिए गए। ये कब से 1868 से लेके 1915 के बीच में। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं। पर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है इसमें से सबसे पुराने 30 मैन्युस्क्रिप्ट उसको सौंपे गए हैं, जो यहाँ पे बोलता है ये। हाँ, ये देखें ना, ये 4th नंबर पर है स्क्रिप्ट। क्या लिखता है? वन मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन बर्च मार्क इन द एंशिएंट शारदा स्क्रिप्ट एंड द रिमेनिंग 29 मैन्युस्क्रिप्ट आर रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। अब इसी से समझ जाइए कि जो एंशिएंट शारदा स्क्रिप्ट पे लिखी हुई है, एक सिर्फ उसमें से जो सबसे पुरानी है 1464, लेकिन बाकी के 29 मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे हैं। तो 4000 साल पुराना मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। अरे उसमें से 29 मैन्युस्क्रिप्ट तो वो 5 मैन्युस्क्रिप्ट जो आप दिखा रहे थे कि ये 4000 साल पुराना होगा, वो तो कह रहा है कि 29 मैन्युस्क्रिप्ट 30 में से देवनागरी में लिखे गए हैं। अब देवनागरी लिपि 4000 साल पुरानी कहाँ से हो सकती है? बताइए आप ही। हाँ, नहीं, नहीं, मुझे बोलना दो थोड़ा-सा, और फिर ओल्डेस्ट ठीक डेटेड है? मैन्युस्क्रिप्ट भी बोल दिया कि 1464 एडी है। ये लिख तो दिया। अब बोलिए ठीक, आप क्या ठीक। कहना चाहते हैं? बोलिए। हाँ, देखो, सबसे पहले अभी आपने जो 5 मैन्युस्क्रिप्ट के नंबर पढ़े, आपने वो 18 वो लिखा हुँ, था, तो आपने बोला हुँ। कि वो उसके ईयर हैं, ठीक है? अभी आपके दूसरे पेज पे ये जो लिखा कलेक्शन हुआ ईयर है, है ना, कलेक्शन नहीं, ईयर हैं वो। नहीं, जो 1882 और 83 है, ये इसके नंबर हैं, क्योंकि जब हम हम कोई बाइबल की या बात नहीं। किसी की चले मैन्युस्क्रिप्ट चल आप जो भी मान लो, लेकिन 1464 एडी से पुराना आप दिखा दो फिर। जो आप हाँ, 4000 का मुझे क्लेम बोलने कर दो एक रहे बार। हो, उससे पुराना आप दिखा दो। हाँ, बताएँ? मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, हुँ, जो 1464 एडी है, इसने इसमें लिखा कि ये हमें साइन कमेंट्री मिली है, ठीक है? और जो मैंने अभी हुँ, 8वां पेज पढ़ा था, उसमें उसने लिखा कि हुँ, इसकी जो हुँ, टेक्सचुअल एंटीक्विटी है, यानी कि इसको हुँ, जो लिटरेचर प्रूफ है इसका, क्योंकि हर चीज़ को डेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसके हुँ, अगले ही आप 10वें पेज में जाओगे, तो उन्होंने लिख रखा है कि हुँ, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट की हालत ऐसी है कि जिसे हमने लिक्विड में रखा हुँ, हुआ है पूरे कमरे में और शीशे में हुँ। बंद करके। ये 10वें पेज पे और 9वें पे मिलेगा आपको। तो उन्होंने लिखा है कि जो टोटल हमने डेट की है, टोटल टोटल कितने नहीं, मुझे एक मैन्युस्क्रिप्ट बार, यूनेस्को को इन्होंने सौंपे थे? ये बताइए आप। इन्होंने यूनेस्को को 30 मैन्युस्क्रिप्ट सौंपे हैं 30 और उसमें से सौंपे थे। 5 आप उन्होंने, सुनिए, 30 सौंपे थे ना, उसमें से भाई एक थोड़ी सी शारदा बोलने तो दो। लिपि में लिखी है। हाँ, आप बोल लीजिए, पर ये सुनिए इस चीज़ को। एक शारदा लिपि में लिखी है और 29 जो है देवनागरी में लिपि है। अब बताइए कि वो 5 मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं, उसमें से क्या 1 शारदा है और 4 देवनागरी लिपि के हैं? आप ये कहना चाहते हो? बताइए आप। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। पहली बात तो आप पहले आप तो ये बोलो, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो नॉमिनेशन फॉर्म पब्लिश हुआ है, ये आपको जो आपने डाउनलोड किया है, ये डाउनलोड किया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर से। ठीक है? तो ये इसमें सिर्फ क्लेम नहीं चलते। इस मैंने आपको जैसे हुँ। पढ़ाया था कि इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड और जो दूसरा कमेटी है, वो चेक करके इसको जो मैन्युस्क्रिप्ट नंबर दिया, तो ये छापेगा। तो उन्होंने जो 4000 इसीलिए तो सेकंड मिलेनियम सबूत बीसीई दिखाया। लिखी, इसीलिए सबूत नहीं, दिखाया ना उसने कि 30 मैन्युस्क्रिप्ट। ये क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट 30 हैं। फिर उसने लिख दिया कि कौन-कौन सी लिपि में है। लिपि से ही तो पकड़ी जाती है ना। शारदा लिपि में 1 भाई, है और 29 देवनागरी लिपि में है। देखें, सुनिए मेरी बात। जब आप किसी नहीं, को मुझे यार बोलने तो जब दो मुझे 1 मैं मिनट। प्रपोज़ल सनातनी आप सुनें, मेरी बात को सुनें, आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो कहे हैं मैं समझ गया हूँ। आप मेरी बात अब समझिए। जब आप किसी को प्रपोज़ल देते हैं ना, तो सबसे पहले आप ना फैक्ट्स की बात करते हैं। तो फैक्ट्स में इन्होंने सारे फैक्ट्स दिखाए हैं कि हमारे पास 30 मैन्युस्क्रिप्ट मिली, उस 30 में से 29 जो है देवनागरी लिपि में लिखी है। और ये क्या लिखा है कि एक ही मात्र बर्च में 3 नंबर पढ़े ना, लिखता है वन मैन्युस्क्रिप्ट इज़ रिटन ऑन बर्च बार्क एंड रिमेनिंग 29 रिटन ऑन पेपर। तो 29 जो है पेपर पे लिखी हैं। और ये भी बोल दिया कि जो 29 लिखी हुई हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी हैं। देवनागरी लिपि हम सब जानते हैं कि पिछले 1000 साल के अंदर आई है। तो और वो भी ओल्डेस्ट जो 1464 की है। यानी ये तीसों मैन्युस्क्रिप्ट अरे, जो है तो 1464 की बाँट के सुन लीजिए, नहीं कंप्लीट करने दीजिए। तो उसने पहले सारे फैक्ट्स दिखाए,
फिर ये लिख दिया कि ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें से सबसे पुराना जो है वो कौन-सा है 1464 एडी का। हम आपकी उस बात को मान लेते हैं, जो 1882 की आप जो बात कर रहे थे ना वो कलेक्शन डेट है। वो आपका नंबरिंग डेट जो आप बोल रहे थे, कलेक्शन हुआ वो डेट है, वो हम मान लिए। लेकिन 1464 एडी ही सबसे पुराना बोल रहा है और इसने बोल दिया कि 29 मैन्युस्क्रिप्ट 30 में से देवनागरी लिपि में लिखी है। अब जो आप 5 मैन्युस्क्रिप्ट का जो बात कर रहे थे ना, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते चला जाता है। तो लास्ट में जब आप पूरे प्रपोज़ल रख लेते हो, तब आप अपने क्लेम भी बता सकते हो कि हम लोगों का ऐसा अनुमान है कि इसमें जो बातें लिखी हैं, वो 4000 साल पुराना है, 10,000 साल पुराना है, 20,000 साल पुराना है। क्योंकि सबूत तो आपने यहाँ साफ-साफ दे दिया ना कि हमारे पास तो सबसे ओल्डेस्ट 1464 का है। अब क्लेम ठीक उसके है, बाद हाँ, से देखो। आपको करना होता है कि हम कितना का क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने भी अपना क्लेम किया है कि हमारा ऐसा मानना है कि 4000 से कम पुराना नहीं होगा, जो इसके भीतर बातें लिखी हैं। ये क्लेम है, नहीं, 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 देखो, एविडेंस नहीं ये है। अब आपने हाँ, हाँ, बोलिए। ठीक है, हुँ, ठीक। पहली बात तो आपने बोला कि प्रपोज़ल भी लिख सकते हैं अपने जब हुँ, जमा करवाते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेज। हुँ, मैं वही तो हुँ, बोल रहा हूँ कि जब प्रपोज़ल जमा करवाते हैं यूनेस्को, तब तक उसे मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर में छापता नहीं है बिल्कुल भी। वो उसके बाद सिर्फ़ हुँ। प्रपोज़ल ईमेल या हाँ, तो रिटर्न सबूत में। दिया ना इन्होंने। ये जो आप मैं इन्होंने वही सबूत हम दिया ना सुनो, कि हम जो ये 30-30 का सबूत दिया ना इन्होंने। मैं बोल रहा हूँ, जो ये हाँ, डॉक्यूमेंट आपको मिला हुआ है यहाँ पे, ये मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर ने चेक करने के बाद छापा है, जब उनको पता चला कि जो उसने लिखा है कि सेकंड हुँ। मिलेनियम बीसीई यानी 2000 बीसीई की जो हमें 5 मिली हैं। अरे भाई वो भाई क्ले यही होता है 5 ना, कहाँ प्रोसेस मिली यही है। है? तो ये बताओ इस 30 में से अरे 5 कौन-सी थी? 4 देवनागरी लिपि में लिखी थी उसमें से? 1 को हम मान लेते हैं या पाँचों देवनागरी लिपि में स्क्रिप्ट थी? भाई वो जो 5 30 मैन्युस्क्रिप्ट 30 है हाँ, 30 में 30 से की उसने यहाँ लिखा है ना डिस्क्रिप्शन दी चा है यार। अच्छा 30 लिखा है ना 30 तो चौथा नंबर ज़रा पढ़िए तो 30 यहाँ 4 नंबर स्क्रीन पे है। 4 नंबर एक बार अरे पढ़िए ना एक 30 बार। हाँ, वो मैंने पढ़ लिया कि 30 एक शारदा में 29 देवनागरी में जो 30 इन्होंने हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है, ये हाँ, हमें हुँ, 30 की इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है। टोटल हुँ। मैन्युस्क्रिप्ट जो उसने 5 बोली हैं, उसने उसमें लिख दिया ना कि मतलब सेकंड आप मिलेनियम ये कह रहे बीसीई। हो मतलब आप ये कह रहे हो कि 30 में से जो हुँ। 5 मैन्युस्क्रिप्ट है, वो देवनागरी लिपि में लिखी है और नहीं, इनका मैं ये नहीं कह क्लेम रहा। है कि ना, ना, इसके ना, ये भीतर जो लिखा है वो चार तो क्या कह रहे हो? बताओ आप, अब क्या कह रहे हो? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जो लिखी है कि 30 मैन्युस्क्रिप्ट की इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है कि एक शारदा में है और 29 हुँ, देवनागरी में है। पर जब वो हुँ, 8वें पेज पे जाता है, उस जो मैन्युस्क्रिप्ट के हुँ। उसने नंबर दिए हैं 5, वो इन 30 से मैच नहीं करते, इनसे अलग हैं। मैच करके अच्छा, देख लो आप इन जो मतलब 30 आप ये हैं। मतलब नहीं, बोलने दो मतलब मुझे एक बार। आप जो है 1 मिनट, आप ये कह रहे हो कि इस नॉमिनेशन हुँ। फॉर्म ही गलत है? सुन तो लो भाई, मैं मेरी बात हाँ, कंप्लीट होने दो। जो हाँ, हाँ, जो इन्होंने बताएँ। 30 मैन्युस्क्रिप्ट नंबर लिखे हैं, उसके अलग-अलग नंबर हैं, ठीक है? और जो हुँ, 30 मैन्युस्क्रिप्ट इन्होंने आपको जो इन्होंने लिखा कि 29 पे देवनागरी और 1 शारदा पे इन्होंने उसके नंबर हुँ, दिए हैं। पर जो इन्होंने हुँ, 8वें पेज पे जो लिखा है इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट पे कि 5 ये उसके नंबर अलग-अलग दिए हैं, 1A और 30-31 पे, उसके लिए उन्होंने लिखा है कि 2000 बीसीई तक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुँ। है कि इनको भी नहीं अरे पता कि भाई 2000 बीसी 2000 पहले बीसी तो तक वो देवनागरी ये आई नहीं। बोल रहे हैं कि वो लिख रहे हैं कि उसके भीतर जो कंटेंट लिखा है, इनका अरे अनुमान है कि वो इतना पुराना होगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं, या तो भाई आपको अंग्रेजी समझने टेक्सचर में दिक्कत हो रही है। अरे सुनिए, भाई या तो आपको टेक्सचुअल एंटीक्विटी अंग्रेजी लिखा है। समझने में दिक्कत आप ये कह रहे हो कि अरे नॉमिनेशन फॉर्म यार, ही गलत लिख दिया है? अरे नॉमिनेशन फॉर्म मैं ही बोल गलत रहा हूँ कि लिखा है। हुँ। बिल्कुल नहीं गलत है। मैं बोल रहा हूँ कि तो जो उन्होंने बिल्कुल लिखा नहीं है, गलत है तो उन्होंने सुनिए, टेक्स्ट आप सुनिए ध्यान से। अरे आप जो यार! है कहाँ पे गलत हो रहे हैं सुनिए ध्यान से। यही चीज़ आप लोग नहीं समझते हैं ना, सच पता नहीं क्यों नहीं आप सच को स्वीकार करना चाहते हैं। इसने साफ-साफ देखें ध्यान से सुनें टाइटल क्या है? ऋग्वेद संहिता और ऋग्वेदा संहिता पदपठा एंड ऋग्वेद संहिता भाष्या। ये इस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं, जो पुराने हैं। 30 क्या कहता है 2 नंबर टोटल नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट 30 मिले हैं। फिर कहता है रिटेन सपोर्ट मटेरियल किस चीज़ पे लिखे हैं? तो वन मैन्युस्क्रिप्ट रिटेन इन बर्चबार्क तो भोजपत्र पे। अब भोजपत्र ईसा से पहले कहीं नहीं मिला है। ये सब जानते हैं कि ईसा से पहले जो है उस पे लिखा जाता था। इवन भारत का जो सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट वो बुद्धिस्टों का है, आपका भी नहीं है। तो बर्चबार्क पे सबसे पुराना यहाँ पे बोलता है वन मैन्युस्क्रिप्ट और बाकी कहता है रिमेनिंग रिटेन ऑन पेपर। तो पेपर पे लिखा है यानी कि वो 500 साल का अंदर का है। ये तो ऐसे ही क्लियर हो गया। फिर आगे चौथे नंबर पे साफ-साफ लिख दिया कि एक जो है बर्चबार्क पे लिखा है शारदा लिपि में और बाकी 29 जो है देवनागरी लिपि में। यानी ये कन्फर्म कर दिया कि देवनागरी लिपि यानी कि पिछले 500 साल के अंदर की ही लिखी हुई चीज़ है। 5वाँ में लिख दिया कि अब इन 30 में से सबसे पुराना कितना है तो 1464 एडी का, ये भी लिख दिया। अब उसने सारे सबूत दे दिए कि हमारे पास ये सबूत हैं जी। अब 8वें नंबर पे लास्ट में उसने ये कहा कि इसमें से 5 मैन्युस्क्रिप्ट पे हमारा ऐसा दावा है कि ये 4000 साल पुराने ये पूरा ऋग्वेद कंटेंट है 4000 साल पुराने हो सकते हैं, उससे कम नहीं है। ये दावा कर रहा है ये।
सबूत इसने ऊपर यहाँ दिखा दिया, अब उसके दावे की बारी थी कि हम क्या दावा कर रहे हैं। तो उसने अपना नीचे दावा लिख दिया। यूनेस्को ने क्या किया है, इस चीज़ को उठा के रख लिया कि हाँ भाई ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसमें हम इसको कंसीडर करते हैं और ये सबूत है, इन लोगों का ये दावा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने 4000 साल पुराना कोई मैन्युस्क्रिप्ट आपको दे दिया। समझ रहे हैं ना? आप यही चीज़ नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि ये 29 उसमें से देवनागरी लिपि में लिखी है सबसे पुराना 1464 एडी 1464 एडी से पुराना ऋग्वेद का कोई सबूत नहीं है। एक सिंगल सबूत नहीं है। क्लेम है, दावा है ना? अब तो आज भी कहते हैं, भई दयानंद सरस्वती के चेले जो हैं आर्य समाजी वो तो कहते हैं 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना है। तो हम उसका क्या करें? सबूत तो आपको 1464 एडी का है ना? और अल-बुरूनी भी इस बात की पुष्टि करता है कि 11th सेंचुरी में उसके समय तक ब्राह्मण जो हैं लिख ही नहीं पाए थे। बोल रहे थे कि नहीं हमारे यहाँ तो लिखते लिखते ही नहीं है। तो मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ 4000 साल पुराना हो जाएगा? तो चलें सनातनी, आप जो हैं झूठ-मूठ का टाइम पास कर रहे थे ना, जो चीज़ें एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, एकदम साफ है, उसको पता नहीं आप लोग क्यों झूठ बोलते हो, हैं? कि 4000 साल ये अरे भई वो आपका क्लेम है ना, सबूत उसने दिखा दिया ना इसने। आप जो है किसी के पास गए, आपको एलआईसी की पॉलिसी बेचनी है, आपको कोई पॉलिसी बेचनी है, तो आप बताते जाओगे। लास्ट में आप थोड़ा-सा मिर्च मालिश भी अपना लगा देते हो। पहले तो फैक्ट बताओगे ना, बताते जाओगे क्या फ़ायदा है, ये है, वो है, लास्ट में थोड़ा-सा मालिश भी लगा देते हो। इसने भी अपना वैसे गेम खेल लिया उसने, कि हाँ, हम हमको ऐसा लगता है। तो लगता तो इनको आर्य समाजियों को देख लो ना, उनको तो 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना लगता है, तो क्लेम का हम क्या करें? यहाँ सारा खेल जो है एविडेंस का है। एविडेंस कितना का है?